हेलो, वेलकम टू मेडियो। आज हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है फैटी एसिड्स, क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन और क्यों होता है बीटा ऑक्सीडेशन, कैसे होता है बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं अभी व्हाट आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक वेरिएबल ग्रुप लगा रहता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहता है। एक वेरिएबल ग्रुप R और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ये जो फैटी एसिड्स हैं इसको हम स्टोर्ड फॉर्म में रखते हैं अपने बॉडी में इन लिवर, किडनी एंड इन एडिपोज टिश्यू। अभी हम बात करेंगे व्हाई बीटा ऑक्सीडेशन। जब आप खाना नहीं खाते हैं, जब आपके पास ग्लूकोज और शुगर अपने बॉडी में ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो ये जो स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं ये ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये इसलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ ATPs प्रोवाइड करते हैं। अभी हम जानेंगे कि हम कैसे करने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स का। दूसरा, ट्रांसपोर्ट टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और तीसरा, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। सबसे पहली बात, फैटी एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और आपके जितना भी बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स और जो भी बीटा ऑक्सीडेशन होने वाला है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होने वाला है। तो इसी के लिए हमको इसको ट्रांसपोर्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर। बट हम ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल है इन फैटी एसिड्स के लिए। तो उसमें हम इसके लिए एक मॉलिक्यूल यूज़ करने वाले हैं कार्निटीन का। कार्निटीन जो एक मॉलिक्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल फैटी एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में मेनली प्रेजेंट है। बट आपके जितने भी बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स है और जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये जो भी होने वाला है इट विल हैपन ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होने वाला है। और आपको ये मालूम है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आउटर मेम्ब्रेन से तो पास हो जाएगा बट इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो इम्परमिएबल है इन फैटी एसिड्स के लिए। इसलिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कार्निटीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करेंगे आपका फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इसमें आपका कार्निटीन शटल सिस्टम आता है। बट कार्निटीन शटल सिस्टम का एक शर्त है कि वो जो है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स को वो नहीं कर पाएगा ट्रांसपोर्ट। वो चाहता है कि वो कन्वर्ट हो एक्टिव फॉर्म में। और एक्टिव फॉर्म क्या है अपने फैटी एसिड्स का? एसाइल कोएंजाइम में। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये जो फैटी एसिड है ये अभी कन्वर्ट होगा एक इंटरमीडिएट में एसाइल एडिनलेट में। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज़ कि यहाँ एक एंजाइम है थियोकाइनेस, या उसको हम कह सकते हैं असाइल कोए सिंथेटेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि असाइल कोए सिंथेसाइज हो रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं असाइल कोए सिंथेटेस एंजाइम। यहाँ हमको ATP की भी ज़रूरत पड़ने वाली है जो कन्वर्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में, और वो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बनाएगा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये बनने वाला है अपना एक्टिवेटेड असाइल कोए जो हमारा काम का मॉलिक्यूल है। अब इधर क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जो को एंजाइम ASH है, को ASH, ये कन्वर्ट होगा AMP में और यहाँ अपना बन गया असाइल को A। ये जो को A है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है एक्टिवेटेड फॉर्म। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, फैटी एसिड्स को मैंने आपको स्ट्रक्चर जैसे बताया, एक वेरिएबल ग्रुप हो गया और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब ये कन्वर्ट करेगा डायरेक्ट आपके असाइल कोए। अब असाइल कोए का बहुत इजी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये आपको याद रखना। अब याद ना रखे तो भी चलेगा बट आपको ये मॉलिक्यूल पता रहना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, अब जो ये एसाइल कोए है
वो एक्टिवेटेड फॉर्म बन गया है। अब वो कार्निटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो अपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच सकता है। तो ये असाइल कोए और कार्निटीन एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे थ्रू एन एंजाइम CAT1। CAT1 का फुल फॉर्म है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1। ये जो एंजाइम है ये बनाएगा हमारा असाइल कार्निटीन। इसमें एक है कि ये इसमें को एंजाइम ASH ये निकल जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में वापस चले जाएगा। अभी जो ये असाइल कार्निटीन बना ये अपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा सकता है। उधर भी एक एंजाइम हमको लगेगा, उधर हमको एक एंजाइम लगेगा ट्रांसलोकेज एंजाइम। अब ये जो असाइल कार्निटीन मॉलिक्यूल जो है, जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के थ्रू पास करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ सकता है। बट यहाँ पे उसको एक एंजाइम की ज़रूरत है, ट्रांसलोकेज एंजाइम की ज़रूरत। पहले तो वो CAT1 से आपका असाइल कार्निटीन मॉलिक्यूल बन गया, अब वहाँ से ट्रांसलोकेज एंजाइम के थ्रू वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपको अंदर मिलेगा मैट्रिक्स के अंदर। तो ये असाइल कार्निटीन अपने मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा एक एंजाइम आएगा CAT2, यानी कि आप खुद बोलो अभी मेरे साथ, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम, जो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करके ये बनाने वाला है हमारे साथ असाइल कोए वापस से, जो हमारे साइटोप्लाज्म में था, और कार्निटीन मॉलिक्यूल। और ये जो बेचारा कार्निटीन है अब वो वापस चले जाएगा बाहर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में, और वो वापस एक असाइल कोए को अंदर लेके आएगा मैट्रिक्स में। और ये जो भी असाइल कोए जो हमारे मैट्रिक्स में आ गए, ये अभी जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में। अभी हम लोग थर्ड स्टेप पे आने वाले हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा कि वो पहले एक्टिवेट होगा और बनाएगा असाइल कोएंजाइम है, ठीक है। सेकेंड हमने देखा वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ये भी हो गया। अब थर्ड हम आ रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, यानी अभी जो बीटा ऑक्सीडेशन जो होने वाला है वो अभी चालू होगा। वो ट्रांसपोर्ट तक हमने देख लिया, अब वो आ चुका है मैट्रिक्स के अंदर। अब ये ब्रेक डाउन करेगा और हमको बहुत सारी एनर्जी देगा, बहुत सारे ATP देगा। तो बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर 4 अपने स्टेप्स हैं, बहुत इजी टू रिमेंबर है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को भी हम क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट हमने देख लिया, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन उसको कहते हैं। सेकंड जो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड हम देखेंगे एक और ऑक्सीडेशन होगा, और फोर्थ हमारा रहेगा क्लीवेज। ये सब हम अभी विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर है उसके हम एक एक करके स्टेप्स पूरे प्यार से समझने वाले हैं। तो ये जो असाइल को ए है ये ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया होने वाला है अभी। ऑक्सीडेशन फर्स्ट अपना ऑक्सीडेशन, ये जो अभी ऑक्सीडेशन होगा इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत है, असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। जो सबस्ट्रेट है उसी के नाम का हमने एंजाइम यूज़ करना है। अब ये एक असाइल कोए जो है, ये आप जो भी अभी रिएक्शंस में आपको बता रहा हूँ, ये प्लीज़ याद रखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज के कारण। अभी जो डिहाइड्रोजनेज है इससे हमको बनने वाला है ट्रांस इनोइल कोए। ट्रांस इनोइल मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड का मतलब मैं आपको बता दूँ स्ट्रक्चर के थ्रू, ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इजी टू रिमेंबर है क्योंकि यहाँ पे ट्रांस है, ट्रांस मतलब डबल बॉन्ड। ये जो ट्रांस इनोइल कोए है ये अभी सेकेंड स्टेप में जाएगा, जो है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मैंने आपको क्या बताया, एडिशन ऑफ वाटर। तो सेकेंड स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रेशन। हैंडराइटिंग पे मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है बट देख लेंगे आप। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना थोड़ा भूल गया, असाइल कोए जो फर्स्ट स्टेप में है यहाँ पे आपको FADH2 मॉलिक्यूल मिलेगा। ये FADH2 जो मॉलिक्यूल है ये आपके जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये आपको देने वाले हैं एनर्जी। ये जो FADH2 है ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, ये आपको 2.5 ATPs देते हैं। हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, मैं बस आपको इधर बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ,
विद द फॉर्मेशन ऑफ FADH2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक FADH2 मिला है। सेकेंड जो है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब कौन गया हाइड्रेशन में, ट्रांस इनॉइल CoA जो है वो हाइड्रेशन में जाएगा, वो हाइड्रेट हो जाएगा और ये हमको देने वाला है बीटा OH असाइल CoA। भले ये मॉलिक्यूल थोड़ा गंदा नाम दे रहा होगा, बट आप इसका स्ट्रक्चर साथ में बनाइएगा। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, CH2C डबल बॉन्ड O एंड कोएंजाइम A। ये जो OH है आप गौर से देखिए, ये जो OH है ये बीटा पोजीशन पे अवेलेबल है। बीटा पोजीशन मतलब आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो, उसके बाद जो कार्बन आता है वो अल्फा कार्बन आ गया, उसके बाद जो कार्बन आया वो है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे हमारे OH मिला, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बीटा कार्बन पे अपना कार्बन है, सॉरी OH ग्रुप है। अब ये जो बीटा OH असाइल कोएंजाइम ये जो हमारा बना, ये जाएगा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा है वापस ऑक्सीडेशन। जो थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन का हो रहा है, यहाँ पे एक और हमको एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम का नाम है, जैसा उसका सबस्ट्रेट है उसके नाम का ही उसका एंजाइम रहेगा। सबस्ट्रेट हमारा बीटा OH असाइल CoA है और उसी के नाम का डिहाइड्रोजनेस हमारा एंजाइम है, यानी एंजाइम का नाम है बीटा OH असाइल CoA डिहाइड्रोजनेस। ऊपर में जो हमने हाइड्रेशन किया वहाँ पे हमको हाइड्रेटेज एंजाइम की ज़रूरत है, मैं आपको बताना भूल गया था, आई एम सॉरी। जो थर्ड ऑक्सीडेशन हुआ वहाँ पे हमको एंजाइम के थ्रू बीटा कीटो असाइल CoA मिल गया। अब ये जो बीटा को असाइल CoA है ये जाएगा फोर्थ स्टेप ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का। बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम हमारा क्लीवेज में जाएगा और क्लीवेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का। तो ये क्लीवेज करके अब हमको दो चीज़ें देने वाला है, एक तो हमको देगा ये असाइल कोएंजाइम A और दूसरा हमको देगा ये एसिटाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया वापस कि यहाँ पे हमको कोएंजाइम ASH का इम्पोर्टेंट यूज़ है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A हमने जो बनाया, जो दो कार्बन मॉलिक्यूल है, ये जो दो कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम है, असाइल कोएंजाइम A अलग हो गया, वो फैटी एसिड, एक्टिवेटेड फैटी एसिड है वो, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम A जो दो कार्बन का हमने बनाया ये जाएगा भी क्रेब्स साइकिल में। आपको अगर क्रेब्स साइकिल याद होगी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हमने करा हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्जेलो एसिटेट के साथ मिल के बनाता है साइट्रेट और वो जाएगा फिर TCA साइकिल में, और TCA साइकिल में हमको फिर एनर्जी मिलेगी। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम हमने जो यहाँ बनाया वो जाएगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। तो यहाँ पे हमको जो असाइल CoA जो मिला ये दो कार्बन लेस है, -2 कार्बन, यानी कि आपने एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लिया, समझो 16 कार्बन का हमने पामेटिक एसिड का हमने बीटा ऑक्सीडेशन कराया। तो जो ये असाइल कोएंजाइम है, सॉरी पाल्मिटाइल कोएंजाइम A 16 कार्बन, वो अभी रिड्यूस वो ऑक्सीडाइज होके एसिटाइल कोएंजाइम A और 14 कार्बन CoA में बन चुका है, यानी कि इधर 2 कार्बन कम हो गए। और ये ऐसे ऐसे ही करते करते कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएंगे एक एक करके। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A हमारे चला गया TCA साइकिल में। एक बार अरे मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ एक एक करके। बीटा OH असाइल कोएंजाइम A तक मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब ये जो बीटा कीटो असाइल ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे बनेगा हमारे कीटो ग्रुप आ गया यहाँ पे, और हमने यहाँ बना दिया बीटा कीटो असाइल CoA। अब ये जो है ये रिड्यूस होके असाइल CoA और एसिटाइल CoA में बन जाएगा, दैट्स इट। ये हमारा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर खत्म। अभी हमारा बीटा ऑक्सीडेशन का थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। यहाँ पे आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स मिले जो थे NADH और FADH2। मैंने आपको शायद गलती से पहले बोल दिया, FADH2 जो है वो 1.5 ATPs आपको देंगे ETC साइकिल में, और सेकंड NADH वो आपको 2.5 ATPs देंगे ETC साइकिल में। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट जो हमारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो अभी प्रोड्यूस हुए वो आपको इतने एनर्जीज देंगे, और साथ साथ में एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो TCA साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल में जाके आपको एनर्जी देगा। हम एनर्जेटिक्स की बात करने वाले हैं। एनर्जेटिक्स में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड। आपको ये पता रहना चाहिए पाल्मेटिक एसिड जो है वो कितने कार्बन का है, कितने कार्बन का है, 16 कार्बन्स। ये 16 कार्बन्स का है, यानी कि आपका फर्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर जब हुआ तो उसमें क्या बना, एक 14 कार्बन का असाइल कोए बना और एक एसिटाइल कोए बना। तो वो उसमें 14 कार्बन जो है वो वापस बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में जाएगा और फिर वो एक और एसिटाइल को एंजाइम में देगा और वो 12 कार्बन हो जाएगा। यानी कि वो ऐसे करते करते थ्रू साइकिल 16 से वो पहले बनेगा 14, ठीक है, 14 के साथ साथ वो बनेगा फिर 12 और फिर वो ऐसे एक दो कार्बन लेस होते होते वो पहले 4 कार्बन एसाइल कोए बन जाएगा और फिर वो जो 4 कार्बन एसाइल कोए है वो टर्मिनली आपको देगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझे आपको, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि 4 कार्बन वो 2 ऐसे स्प्लिट हो गए और वो एक एक आपको मॉलिक्यूल दिया। क्या उसने दिया, एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है मैं वापस बता रहा हूँ कि वो जाएगा टीसीए साइकिल में और टीसीए साइकिल में वो आपको एनर्जी देगा। अभी जो पाल्मेटिक एसिड है जो 16 कार्बन पाल्मेटेट जो है ये जाएगा 7 साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, 16 कार्बन जो है वो 7 बार साइकिल में जाएगा और 7 बार में वो आपको देगा 7 NADH, क्योंकि एक बीटा ऑक्सीडेशन में आपको एक NADH मिला था इफ यू रिमेंबर, और 7 FADH2। क्यों, क्योंकि ये भी आपको एक मिल रहा था। एक बार रिवाइज करें तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन जो था डिहाइड्रोजनेस, किसका, असाइल कोए डिहाइड्रोजनेस, उसमें आपको FADH2 मिल रहा था और सेकंड जो ऑक्सीडेशन था हाइड्रेशन के बाद वो आपको उधर दे रहा था NADH। तो वहाँ पे आपको एक एक मिला तो 7 साइकिल्स हुए, तो आपको 7 NADH और 7 FADH2 मिला और इसके साथ साथ आपको मिलने वाले हैं 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है बट इजी टू रिमेंबर है। देखिए आपको एक एक कार्बन 2 कार्बन लेस हो रहे थे और जो 2 कार्बन लेस है वो आपको बना के दे रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो पाल्मेटेट है वो आपको 7 साइकिल्स करके एक एक एसिटाइल कोएंजाइम में देगा, बट जो टर्मिनल स्टेप है जो 4 कार्बन का जो मैं आपको बताया 4 कार्बन का जो एसाइल कोए है वो बीटा ऑक्सीडेशन करके आपको क्या देगा, 2 आपको एसिटाइल कोएंजाइम में देगा। तो क्या हुआ कि 7 साइकिल्स हुए तो 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको मिल गए। जो टर्मिनल स्टेप है उसमें आपको एडिशनल एक एसिटाइल कोएंजाइम में मिला, क्योंकि 4 कार्बन से वो क्लीव करके आपको 2 आपको दिया उसने एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि 8 एसिटाइल कोएंजाइम आपको मिल गए। अब एनर्जेटिक्स की बात करते हैं। एक NADH आपको देने वाले हैं 2.5 ATPs और जो एक FADH2 है वो आपको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो आपको देने वाला है 1.5 ATPs और ऐसे 7 साइकिल्स हुए, ठीक है। तो इंटू 7 कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे होने वाले हैं 7 साइकिल्स और यहाँ पे भी होने वाले हैं 7 साइकिल्स। तो हमको ये 7 ATP यहाँ पे होने वाले हैं 7 साइकिल्स, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया। तो हमको 7 NADH और 7 FADH2 प्रोडक्ट्स मिल गए जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं। तो ये आपको टोटल ATP देने वाले हैं 17.5 ATP और 10.5 ATP, ठीक है ना, सही है ना। हाँ, ये तो आपको FADH2 और NADH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के कारण मिले। अब आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए का आपको याद रखना है कि जब वो TCA साइकिल में जाएंगे, जब ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में जाएगा तो ये आपको देगा 10 ATPs। तो आपको ये याद रखना है कि जब ये एक एसिटाइल कोएंजाइम है वो जाएगा TCA साइकिल में, और जो TCA साइकिल में जो भी वो रिएक्शंस करेगा वो आपको देने वाले हैं अल्टीमेटली 10 ATPs, ठीक है। तो ये 10 ATPs है वो एक साइकिल के थ्रू है। हाँ, अभी हमने बात कर लिया कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो TCA साइकिल में गया और आपको दिया उसने 10 ATP। ये आपको पूरा रिएक्शन आपको करना पड़ेगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। जब 7 साइकिल्स हुए तो आपको कितने मिले, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए, आपको 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिले। अब वो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स आपको अल्टीमेटली देने वाले हैं 80 ATPs।
अब हम जब ये सब को ऐड करेंगे तो हमको पता चलने वाला है कि कितने ज़्यादा हमको ATPs मिलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे यानी कि 80 ATPs फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम में, उसमें हम 17.5 ATPs हमको मिला एक NADH मॉलिक्यूल से और 10.5 टोटल ATPs मिले हमको FADH मॉलिक्यूल से। तो इसका जब हम एडिशन करेंगे तो इसका आता है 108 ATPs। बट क्या ये 108 ATPs मिले हमें? नहीं। जब एक पाल्मिटिक एसिड ने जब बीटा ऑक्सीडेशन किया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, हमको 108 ATPs मिले तो ज़रूर है, बट इसमें से 2 ATP हमको माइनस करना है। अब मेरे साथ सोचो कि 108 ATPs क्यों नहीं है? यहाँ पे 2 ATP कम है। 2 ATP कम क्यों है? 2 ATP कम इसलिए है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, एकदम स्टार्टिंग में हमको, अगर आप रिमेंबर करो तो उसको हमको एक्टिवेट करने में 2 ATP का काम लगा था। याद आ रहा है? जाके पेजेस पलटो यार। तो यहाँ पे हम 2 ATPs को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूज अप हो रहे हैं। तो हमको जो नेट गेन या नेट ATPs जो मिलने वाले हैं, नेट ATP गेन, ये आने वाला है 106 ATPs। आपको एक पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में आपको 106 ATPs मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्वेशन में आपको फैट्स रहना जरूरी है। अभी हम बात करेंगे रेगुलेशन की। रेगुलेशन मतलब कि बीटा ऑक्सीडेशन कब होगा और कब नहीं होगा। तो रेगुलेशन में हमको 2 एंजाइम्स इसको हिंडर कर सकते हैं। एक है इंसुलिन, सुना होगा आपने, आपके फैमिली या किसी में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये 2 एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं जो हमारे बीटा ऑक्सीडेशन को छेड़छाड़ करने वाले हैं। जो इंसुलिन है ये नेगेटिव रेगुलेटर है, ये आपको याद रखना है। नेगेटिव रेगुलेटर मतलब कि वो बीटा ऑक्सीडेशन को कम कर देगा, यानी बीटा ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। और जो ग्लूकागोन है ये आपको पॉजिटिव रेगुलेशन देगा। और ये आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये आफ्टर मील की हम बात कर रहे हैं, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है आफ्टर मील। हाँ, यहाँ पे एक और एक रेगुलेटर आ जाता है। इसको, ये जो रेगुलेटर है वो एक इनहिबिटर भी है। अगर आपको याद आ रहा होगा हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम में टू माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेकंड स्टेप मैंने आपको जो बताया था, उसमें एक मैंने आपको एंजाइम बताया था कैट1। कैट1 कौन क्या था? कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, जो आपको एसाइल कार्निटीन बना के दे रहा था। अगर ये एंजाइम कैट1 जो है इसको इनहिबिट कर दिया मेलोनिल कोएंजाइम ए ने, तो ये आपका बीटा ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। तो मेलोनिल कोएंजाइम ए जो है वो इनहिबिटर है ऑफ कैट1, ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रेगुलेटर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डिजीजेस रिलेटेड टू बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, डिजीजेस। अभी हम बात करेंगे डिजीज सिड्स के बारे में। सिड्स भले ही कूल लग रहा होगा नाम से, बट वो बहुत ही जानलेवा डिजीज है। इसका फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये क्या है? 1 in 10,000 इन्फेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। बट इसमें मेन चीज़ क्या हो रही है? मेन चीज़ ये है कि इसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ही नहीं हो रहा है। अगर बीटा ऑक्सीडेशन ही नहीं है, बीटा ऑक्सीडेशन ही नहीं है, तो ड्यूरिंग नाइट जब 12 घंटे के ऊपर जब आपका बेबी सो रहा है और उसमें फैटी एसिड्स का कन्वर्जन ही नहीं है ATPs में, तो उसके पास बेचारे का एनर्जी नहीं रहेगी और वो शायद मर सकता है, क्योंकि 1 in 10,000 इन्फेंट्स में हो रहा है। सेकेंड जो हमारी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जमाइकन वॉमिटिंग डिजीज़, जमाइकन वॉमिटिंग डिजीज़। ये एक अंग्रेज फ्रूट है, एकी फ्रूट कहते हैं उसे हम। आपने भी नहीं सुना है, मैंने भी कभी नहीं सुना है। एक एकी फ्रूट है जो अनराइपेंड खा लेते हैं कोई लोग। जो अनराइपेंड एकी फ्रूट जो है उसको हमारे कोई जमाइकन भाई ने खाया होगा, तो उसमें एक टॉक्सिन रहता है। टॉक्सिन का सिर्फ आपको नाम याद रखना है। टॉक्सिन का नाम है हाइपोग्लाइसिन ए।
हाइपोग्लाइसिन ए, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसिन ए जो टॉक्सिन है वो आपको इनहिबिट करेगा। कौन सा, क्या इनहिबिट करेगा? इट विल एक्ट एज एन, ये एक इनहिबिटर है और ये इनहिबिट करेगा असाइल को ए डिहाइड्रोजनेज। मेरे साथ आप याद कीजिए, असाइल को ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो था वो कहाँ एक्ट कर रहा था? अगर आप याद करेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम, गुड। बट कौन से स्टेप में? फर्स्ट स्टेप, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ये आपको नेगेटिव यानी कि इनहिबिट कर देगा। अगर आप याद करोगे तो ऑक्सीडेशन में एसाइल कोए कन्वर्ट हो रहा था ट्रांस असाइल कोए में। पीछे पेजेस पलटा हो यार। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय।